हर्षदा बगल में बैठी हैं, इनसे जानेंगे इन्फ्लेशन को लेकर इस तरह की नर्वसनेस क्यों क्रीप इन हो रही है। और साथ साथ अमेरिका से एनसिथ कैपिटल के अनुराग सिंह साहब से भी रिक्वेस्ट करी थी, भाई इन नंबर्स को पर्सपेक्टिव में रख के बताइए क्यों इस तरह का मेहम पूरे यूएस में मचा हुआ है। हर्षदा, ये नंबर्स जब कल आए तो पहला देखा तो ठीक ही लगा भाई। 9 पॉइंट बार बनाया गया प्रोड्यूसर साहब आपने, 9.1 वाला 8.5 हुआ था, 8.5 वाला 8.3 हो गया, तो फिर क्यों डर लग रहा है? वो 0.1 का ही खेल है, क्योंकि बाजार अनुमान यही लगा रहा था कि 0.1% कुछ कूल ऑफ होगा, वो 0.1% बढ़ गया है। लेकिन उसके इंटरनल्स काफी शॉकिंग है आशीष। सब जानते हैं कि गैस प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली थी, गैस एनर्जी प्राइसेस इनफैक्ट 5% करेक्ट हुए थे, तो उसको कैलकुलेट करके कह रहे थे कि लोग कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा नरम होता हुआ दिखाई देगा। अब 5% गिरावट के बावजूद जहां पर गैसोलीन प्राइसेस में 10.5% तक की गिरावट देखने को मिली, बाकी चीजें बढ़ गई। बाकी चीजें क्या बढ़ी? रेंटल्स बढ़े, फूड बढ़ा और साथ ही साथ हेल्थ केयर, और यहीं पर सबसे ज्यादा खर्च किसी भी इकोनॉमी में इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए फूड इन्फ्लेशन की स्थिति इतनी गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है कि जो ग्रोसरी प्राइसेस का एक प्रॉक्सी है, जो फूड होम इंडेक्स की बात करते हैं, वो 13.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये नंबर वाकई में काफी ज्यादा बड़ा है। साथ ही साथ अगर आप देखें ओवरऑल पिछले साल की तुलना में जो खाने पीने की चीजें वो अमेरिका में 11.5% महंगी होती हुई दिखाई दी हैं। ये काफी में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अब मैं कुछ ब्रेकडाउन देख रही थी। अमेरिका में शायद ब्रेड के प्राइसेस आप देखिए, मंथ ऑन मंथ 2% का इजाफा, ईयर ऑन ईयर 16% बढ़ी है कीमतें। अंडे 3% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं दाम, जहां पर 12 मंथ पीरियड में 40% तक का इजाफा है। तो आप सोचिए सुमित जैसे लोगों का हाल क्या होगा अमेरिका में जाके। कैंड फ्रूट्स में 16% तक का इजाफा। तो ये जो फूड प्राइसेस हैं वही सबसे ज्यादा पेनफुल पॉइंट उभर कर आई हैं, और इसीलिए हमने देखा इतना ज्यादा उछाल देखने को मिला है रिटेल के महंगाई के आंकड़ों में। और ऑफ कोर्स यहाँ पर हेल्थ केयर पर कॉस्ट बढ़ रहा है, तो रेंटल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो ये आंकड़े दरअसल थोड़ी सी परेशानी पैदा कर रहे थे। इसका एक इम्पैक्ट इमीडिएटली डॉलर इंडेक्स पर देखने को मिला। डॉलर बाकी करेंसीज के सामने काफी मजबूत होती हुई दिखाई दी। यील्ड हमने देखा है अच्छा खासा उछाल दिखाती हुई नजर आई, और इसका समीकरण था कि ग्लोबल मार्केट्स में भारी भरकम गिरावट। अब सवाल यही है कि इन आंकड़ों को देखकर फेडरल रिजर्व का स्टांस कितना और अग्रेसिव हो जाता है। इसका जवाब देने के लिए है अनुराग हमारे पास। तो ये है दिक्कत की बात, वो कहने के लिए 8.5 वाला 8.3, लेकिन उस इन्फ्लेशन के इंटरनल्स डराने वाले। जैसे हर्षदा मेंशन कर रही है, एनर्जी कॉस्ट 5% गिरती है, उसका एक गैसोलीन कंपोनेंट था 10% गिरता है, उसके बावजूद मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन इंच अप कर गया। ये दिखा रहा है एक्स ऑफ दैट बाकी सारे वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन स्टिकी है, सर दर्द बना हुआ है। प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया तरीके से हाईलाइट भी कर रखा है आप लोगों के लिए कि वो जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके सामने इस एनर्जी प्राइसेस के कोलैप्स, गिरावट के बावजूद कैसे वो पिकअप हुआ एक्सपेक्टेशंस के सामने। वो ग्राफिक्स के थ्रू बढ़िया तरीके से प्रेजेंट होता रहेगा। लेकिन अनुराग जी, ये 0.1% गिरने की जगह 0.1% बढ़ गया, तो इस तरह की नर्वसनेस क्यों? 1300 पॉइंट डाउ क्यों करेक्ट कर गया? या एक करेक्शन ड्यू था, बहाना बन गया? सो आशीष, आपको पैनल मेंबर्स को सबको नमस्कार। देखिए सो आशीष, अच्छा हुआ कि 0.1% बढ़ा, क्योंकि पिछली बार ये नंबर मंथ ऑन मंथ 0 था, तो बाइडेन साहब ने आके अनाउंस कर दिया था कि इन्फ्लेशन तो 0 है, आप लोग क्या बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन तो 0 है यूएस में। सो अच्छा हुआ ये नेगेटिव एक्सपेक्टेशन था, नेगेटिव नहीं आया, नहीं तो वो आके नेगेटिव अनाउंस कर देते। तो बहरहाल इसको अगर साइड में रखे आशीष, इसमें देखिए चैलेंज ये है कि फेड अब 2.25% पर तो पहुंच चुका है, और उसके बावजूद मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है। हर्षिता ने एक पॉइंट कहा, अब देखिए उसमें मैं ऐड करता हूं, हाउसिंग प्लस हेल्थ केयर प्लस न्यू कार्स एंड कार मेंटेनेंस, ये सब मिला के 50% वेटेज इन्हीं तीन चार चीजों का है, और ये 50% मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है आशीष। इनफैक्ट हेल्थ केयर थ्रू आउट पेंडेमिक तकरीबन कंट्रोल में था, ये अभी पिछले 4 महीने से हेल्थ केयर बढ़ना शुरू हुआ है। आशीष, इसके पीछे हम रीजंस पे जाएंगे ना, तो हमें रियलाइज होगा, मैं कुछ समय से ये कह रहा हूं कि मेरे एनालिसिस में मुझे नंबर्स में ड्रॉप होता नहीं दिख रहा है। देखिए वो कंपोनेंट्स हर महीने वेरी कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे रीजन है
कि 62% ऑफ ऑल द कॉस्ट जो बिजनेस में यूएस में होती है वो लेबर कॉस्ट होती है। कंपनीज ईयर एंड की प्लानिंग करती है, अगले साल कंपनीज ने जो एम्प्लॉइज को हाइक देनी है वो उन्होंने 5% के आसपास, हम तकरीबन लीडरशिप से मिलते रहते हैं तो तकरीबन 5% की हाइक सबने बजट की है। अगर 5% एम्प्लॉय हाइक आपने बजट की है तो मार्केट में 8% तो आपको पास ऑन करना पड़ेगा। तो ये ऐसे कंट्रोल में इतना आसानी से नहीं आएगा, इसके कंपोनेंट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन मौका देख के हर कोई प्राइस बढ़ाने की सोच रहा है क्योंकि कोई भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। हाँ, अच्छा, ये इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स बढ़ रहे हैं, बाकी सही है, उस बाकी सारे कंपोनेंट्स के ग्राफिक भी स्क्रीन पर आएंगे जिसके चलते ये सरदर्द बना हुआ है। अच्छा, कल तक तो अनुराग जी क्रेडिट स्विस जैसे आके कह रहे थे कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं पॉज सूनर देन एक्सपेक्टेड फेड की तरफ से, और सारा कैलकुलेशन हेवायर होता हुआ ओवरनाइट इस इन्फ्लेशन के आंकड़ों के बाद हमें बताया गया था कि यूएस ने और सबने भाई 75 बिप्स इस सितंबर में रेट हाइक डाइजेस्ट कर रखा है। ये इन्फ्लेशन के आंकड़े क्या वारंट करते हैं वो 75 की जगह फेड 1% की तरफ बढ़ जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है आशीष। देखिए, मैंने थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जाहिर किया था जब पिछली मीटिंग में उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट किया, जबकि कुछ कंपोनेंट मार्केट के एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 बेसिस पॉइंट करना चाहिए। देखिए, बात सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट की नहीं है, बात यह कि मार्केट में आप सिग्नल दे देते हैं कि आप अहेड ऑफ द कर्व जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर इस सिचुएशन पे कोई कार्टूनिस्ट कोई इमेज ड्रॉ करे तो वो क्लियरली ड्रॉ करेगा कि एक बस आगे भाग रही है और फेडरल रिजर्व उसके पीछे भाग रहा है, और तकरीबन यही हो रहा है। वो सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस 1% हाइक से बहुत ज्यादा सिग्नल मार्केट में पॉजिटिव जाता। इस समय आप 75 भी करेंगे, अभी आई थिंक 33% ऑफ द मार्केट बिलीव्स के अभी भी 1% इज बैक ऑन द टेबल, राइट? तो ये एक एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का गेम है आशीष, जो बैटल फेड कॉन्स्टेंटली लूज नहीं कर रहा है। अच्छा, उनका नजरिया क्या है आशीष? वो ये है कि वो ये इकोनॉमी में, हमने पॉल साहब से सुना, वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी में देखिए पेन होगा, तो पेन तक तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो शॉक नहीं देना चाहते। तो कहीं ना कहीं वो जो एक गलती उन्होंने पिछले साल की कि उसको ट्रांजिटरी कह के वो ओवरलुक कर गया और इन्फ्लेशन सिस्टम में एंट्रेंच हो गया, अब वो दूसरी गलती ये नहीं करना चाह रहे कि वो शॉक देकर के इकोनॉमी को बैठा दें, तो देन फिर वो दो मिस्टेक्स बैक टू बैक हो जाएंगे विच विल लुक वेरी ऑड। बट अभी जिस तरफ नंबर्स जा रहे हैं आशीष, ऐसा लग रहा है कि उनको वो एग्रेसिव स्टैंड के बिना ये कंट्रोल में आएगा नहीं। और इसका एक बैकड्रॉप है, आपने देखिए, अब ये 2 लाइनें इसमें कह दूं, मे बी आंसर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आशीष देखिए, ये ब्रोकर हाउसेस जितनी भी प्रेडिक्शंस निकालते हैं दे वेरी फ्लिम्जी। अब इनको छोड़े, अगर फेडरल रिजर्व के पास, जिसके पास अबाउट 400 पीएचडी इकोनॉमिस्ट काम करते हैं, उनका नजरिया देखिए। पिछले सितंबर, जस्ट 1 साल पहले जब उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्गर बेंचमार्क टू लिफ्ट रेट्स। 5 मेंबर्स ने कहा था कि अभी 0 पे रहने की जरूरत है, कोई इन्फ्लेशन का खतरा नहीं है। 4 ने कहा था कि शायद अगले साल 0.5 पे पहुंचे। सिर्फ पिछले सितंबर की बात कर रहा हूं, पर इस सितंबर में अब हर कोई आके कह रहा है कि 3.5-4 तो जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहिए। कंक्लूजन ये निकलता है आशीष के बहुत क्लियरली, अगर फेड भी नहीं देख पा रहा है तो मार्केट तो फिर ये प्रेडिक्शंस कहां तक एक्यूरेटली कर पाएगा। अच्छा अनुराग जी, एक चीज बताइए, जैसे कि आपने कहा कि अब शायद बिना एग्रेसिव स्टांस के काम नहीं चलेगा। मैं एग्जैक्टली पूछना चाहता हूं कि जब आप यूएस से बैठ के इंडियन मार्केट्स को देखते हैं, पिछले 3 महीने में सबका बिलीफ ये था, चाहे वो यूएस में चाहे इंडिया में, कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन कल के फिगर्स ने फिर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। लेकिन लिक्विडिटी जो फ्लो करती है इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ, भारत की तरफ, वो भी एक विचार रखती होगी। आई मीन आप देखिए, लगभग पिछले मिड जुलाई से लेकर अब तक 0.33 ट्रिलियन फ्लो हुआ है टुवर्ड्स इंडियन मार्केट। क्या ये पैसा रिवर्स होगा या फिर कंटिन्यू करेगा इसी तरह से? अगर आप देखें भारत में आने की तरफ, आपको क्या लगता है? I mean, क्या ये लिक्विडिटी रिवर्स हो सकती है? इस बात की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको ऐसे में? सो वीरू, देखिए, ब्रॉड एनालिसिस ये है कि अबाउट 85% ऑफ फंड फ्लो जो इंडिया में आता है वो इमर्जिंग मार्केट फंड्स के थ्रू आता है, बट इमर्जिंग मार्केट एक्टिव फंड्स के थ्रू आता है। अगर ETF के थ्रू आता तो हम प्रेडिक्ट कर लेते कि देखिए, बट ETF के थ्रू ना आकर के 85% एक्टिव फंड्स के थ्रू आता है। और इसीलिए हम वो बिकवाली देखते हैं, क्योंकि मार्केट्स में कई बार फंड मैनेजर्स बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया बहुत महंगा हो गया है, ब्राजील में पोजीशन लेते हैं, कमोडिटी मार्केट है, चाइना में पोजीशंस लेते हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज सस्ती हैं। वो बेट अभी तक तो प्ले आउट की नहीं है।
एट द सेम टाइम इंडियन एफआईज ने जिस हिसाब से वो 40-45 बिलियन पर मंथ पंप कर देते हैं मनी, आई थिंक उसके मुकाबले तो फिर कहाँ से कोई भी सेलिंग कर लें एफआईज एटलीस्ट, तो एज लॉन्ग एज इंडियन पैसिव मनी आता है तो मार्केट को वो गिरने नहीं देता है। कंटिन्यू व्यू यही बना रहेगा कि डॉलर स्ट्रेंथन होगा। अभी कोई रीजन नहीं दिख रहा कि यूरोप में तेजी से रिकवरी हो, यूरोप की सिचुएशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। यूएस इकोनॉमी में डॉलर स्ट्रेंथन होता रहेगा तो एक्टिव फंड्स में पैसा एटलीस्ट बढ़ेगा नहीं और थोड़ा ग्रेजुअल पुल होगा। बट आई थिंक स्ट्रेंथ वही है कि अगर ये समय इंडियन मार्केट्स अगर स्ट्रांग पैसिव फ्लोज, डोमेस्टिक फ्लोज से अगर काट लेते हैं तो देखिए मार्केट, इंडियन मार्केट्स में बहुत ज्यादा फॉल नहीं होगा, वो हम देख रहे हैं। बट उसका एक क्वेश्चन भी है जो मैं कहना चाहता हूँ वीरू, एंड आई थिंक आई नो बुलिश स्टैंस लेके हमेशा ज्यादा पॉपुलर होते हैं, बट मैं हमेशा से ये बात कहता आ रहा हूँ कि हम उसको खरीद तो सकते हैं, लेकिन देखिए पैसिव मनी एक पॉइंट के बाद में या तो एक्सट्रीम एक्सूबरेंस में चलता है या एक्सट्रीम पेसिमिज्म पे चलता है। बट पैसिव मनी हमेशा वाइज डिसीजन ले वो जरूरी नहीं है। पैसिव मनी के नाम पे टिके तो हैं वीरू, बट आई थिंक फंडामेंटल्स ये नहीं कह रहे हैं कि हम इससे बहुत ज्यादा हाइज ऊपर बनाएं, बिकॉज सिनेरियो ग्लोबली ऐसा नहीं है। अच्छा, आप जो कह रहे थे ना पीएचडी वाले इकोनॉमिस्ट, उससे याद आया जैक्सन होल में जेरोमी पॉवल साहब की लास्ट ईयर की स्पीच जो डिनायल मोड पे थे और इस बार की स्पीच, उसने सारी तस्वीर क्लियर कर दी कि कैसे इनके पैरों तले सब कुछ, तस्वीर ही बदल गई थी। अच्छा, जाते जाते मेरे लिए एक सवाल और मेरी तरफ से, बस एक की बीच में सब कहने लगे थे जब तेजी आ रही थी ना मार्केट्स में कि ना साहब यूएस रिसेशन में तो जाने ही नहीं वाला, वो स्लो डाउन आएगा, फेड मैनेज कर लेगा। इस तरह कन्विक्शन के बीच में हमने देखा था आउट परफॉर्मेंस ग्लोबल इक्विटीज का। जा रहे हैं क्या सेकंड हाफ रिसेशन में या नहीं? हाँ, तो मेरे ख्याल से आशीष ये एक रियल टेस्ट होगा जिसका आंसर हमें पता नहीं है, विच इज अब ये फेड के लिए ज्यादा बड़ा टेस्ट है कि अगर रिसेशन आता है तो वो इन्फ्लेशन देखेंगे, नंबर वन क्या है, इन्फ्लेशन है या रिसेशन कंट्रोल है। आई थिंक ये टेस्ट उनके लिए भी है और इसी से वो बचना चाह रहे थे ग्रेजुअल चल के कि मार्केट एब्जॉर्ब कर ले, अपने आप करेक्शन कर ले और इकोनॉमी सेटल हो जाए। हम शॉक देंगे तो वी विल बी इन अ डायलेमा कि अब हम रेट काटें जिससे, क्योंकि इन्फ्लेशन तो तब इतना जल्दी कंट्रोल में आता दिख नहीं रहा। तो ये रियल टेस्ट है आई थिंक जिसको फेड वांट्स टू अवॉइड बट अवॉइड नहीं कर पा रहा। छोटा सा लाइन उस पे फेड पे, आई थिंक जो आपने नजरिया कहा, देखिए उन्होंने पिछले जुलाई में कहा कि वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट रेजिंग रेट्स, राइट, वो बड़ा पॉपुलर हुआ उनका। फिर उन्होंने सितंबर में कहा कि ये ट्रांजिटरी है, वो शब्द भी बड़ा पॉपुलर हुआ, और अब तो जो कह रहे हैं वो हम सुन ही रहे हैं। तो आई थिंक अगर उनके 400 इकोनॉमिस्ट पीएचडीज अगर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं इन्फ्लेशन, तो आई थिंक हम तो भूल चूक कर भी सकते हैं। आई थिंक इट्स ओके। अनुराग, इस बीच जो कल व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट आया जो कह रहे हैं कि बड़ा रिजॉल्व है महंगाई को कम करने के लिए, और फिर वो प्रमोट कर रहे थे अपने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को, और जिसका मकसद यही है कि एनर्जी प्राइसेस, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और हेल्थ केयर की कॉस्ट को घटाए। उसका इम्पैक्ट दिखेगा या फिर ये सिर्फ पॉलिटिक्स है मिड टर्म इलेक्शन से पहले? हर्षिता, लार्जली पॉलिटिक्स है। देखिए डेमोक्रेट्स मोर सोशलिस्ट हैं, ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं और ज्यादा खर्चे करते हैं। उनका वोटर बेस भी ये बड़ा क्रिटिकल है। वोटर बेस जो डेमोक्रेट्स का है वो अबाउट 80, इट्स अ रफ हंच, बट उनके वोटर बेस जो है वो टैक्स पेयर्स नहीं है। ज्यादातर यूएस में अबाउट 60% लोग अगर टैक्स पे करते हैं, मेजोरिटी ऑफ 80 to 90% टैक्स 60% लोगों से आता है। डेमोक्रेट्स का वोटर बेस लार्जली वो है जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं, उनको फ्रीबीज चाहिए। डेमोक्रेट्स हमेशा उसको प्रोपेल करते हैं। और देखिए पॉलिटिशियंस कहीं भी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना नहीं चाहते, बिकॉज उससे फिर बजट पे क्रंच आता है, वही इंटरेस्ट पेमेंट्स में पैसा चला जाएगा तो आप वेलफेयरिज्म कैसे करेंगे। उन्होंने एजुकेशन लोन 10,000 हर एक का माफ किया। अभी तक कोविड खत्म हुए, इकोनॉमी इतनी हॉट है, 2 साल हो गए, एजुकेशन लोन की इंस्टॉलमेंट्स शुरू नहीं हुई है। अभी इस समय कौन सा ऐसा क्राइसिस का वो वेट कर रहे हैं कि एजुकेशन लोन की इंस्टॉलमेंट्स अभी दिसंबर तक के लिए डेफर कर दी गई हैं, विच मीन्स दैट लोगों के $700-800 हर महीने बच रहे हैं और वो कहीं और खर्च कर रहे हैं। तो वो तो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट का जो काम है वो प्ले कर रहे हैं, बट आई थिंक दे आर जस्ट प्लेइंग टू देयर पॉलिटिक्स। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इन्फ्लेशन को रिड्यूस करे, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। अनुराग जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, हमारी सुबह सुबह जुड़ने के लिए, और आपको हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। देखा यूएस में बैठ के बढ़िया हिंदी में समझा दिया सब कुछ हो क्या रहा है। अच्छा, वो जो कंसर्न्स है ना, अब वो